हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स का। प्यारे बच्चों आज ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें से आपके प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में 7 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए इस चैप्टर को। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है और साथ में प्यारे बच्चों आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन की शुरुआत होता है। उससे पहले आप लोग जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो प्यारे बच्चों ये तीव्रता का होता है। किसका होता है? तीव्रता का होता है। अगर मान लो वहां पर प्यारे बच्चों संपोषी व्यतिकरण है तो वहां पर प्यारे बच्चों तीव्रता जो अधिकतम होगा, अगर विनाशी है तो न्यूनतम होगा। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग छोड़ दीजिएगा, समझो 10 नंबर स्वाहा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, बेहतरीन तरीके से समझते चलो। तो ध्यान रखना कि किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो याद रखना तीव्रता हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा जो होता है प्यारे बच्चों इसका अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। तो हम आपको रे ऑप्टिक्स में बताएं कि 2.42 जो होता है सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों हीरा का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो प्यारे बच्चों व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक देखो प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2027 में, एकदम पक्का आएगा कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें तो इसका फार्मूला होता है बी बराबर मतलब कि बीटा बराबर कैपिटल डी इंटू लेमडा बटा में स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है प्यारे बच्चों? तो फ्रिंज के चौड़ाई है, मतलब कि फ्रिंज जो होता है ना प्यारे बच्चों इसके दूरी है पर्दे से, और जो स्मॉल डी है ना वो पर्दे स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, पर्दे से इसकी दूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आपका प्रयोग होगा आगे चल के, ठीक है। देखो प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश जो रंग होता है उसके रंग का कारण दोस्तों आवृत्ति होता है। क्यों आवृत्ति है? तो देखो प्यारे बच्चों प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति इसीलिए है क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाती है, लेकिन एक आवृत्ति ही है जो नहीं बदलती है, इसलिए प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों के जब किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है। तो देखो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर 200 तरंगाग्र को क्या बोलते हैं। तो किसी बिंदुवत स्रोत से पर बच्चों अगर परिमित दूरी पर तरंगाग्र बन रहा है पर बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। कौन तरंगाग्र बोलते हैं? गोलाकार तरंगाग्र। अगर अपरिमित दूरी पर बन गया तो वो मतलब उसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र। एक बारीक रेखा के छिद्र के समान बन गया तो बेलनाकार तरंगाग्र होता है। मैंने बताया था कि तरंगाग्र 3 प्रकार के होता है, तो उसी में से एक क्वेश्चन आपका पूछा था गोलाकार तरंगाग्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है। तो याद रखना गोलाकार तरंगाग्र, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखोगे। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। देखो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों सतत होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य प्रकाश जो स्पेक्ट्रम होता है मतलब लगातार होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए मृगम मरीचिका का कान क्या होता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगा मृगम मरीचिका। इसका 2 कान होता है, या तो अपवर्तन हुआ है या तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये अपवर्तन हुआ होगा या तो वहां पर पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा। 2 ही कारण हो सकता है, ठीक है। इसी का कारण मृगम मरीचिका का कान बनता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। आसमान का रंग नीला देखने का कारण क्या है। देखो आसमान का जो रंग है उसका नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नीला जो दिख रहा है ना प्रकाश, तो वो आकाश पे बच्चों तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इतना बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, नहीं कैसे पता होगा, पता ही होगा। तो आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों यू व्युत्क्रम अनुपात क्या हो रहा है, तरंगदैर्ध्य हो रहा है। यू का मतलब अपवर्तनांक, इसका मतलब तरंगदैर्ध्य। सब बताओ प्यारे बच्चों जो अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम है ना। तो तरंग की लंबाई बढ़ाएंगे, तरंग की लंबाई बढ़ाएंगे तो बताओ प्यारे बच्चों तरंगदैर्ध्य ये है, लंबाई बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, विपरीत है इसीलिए उल्टा कम होगा। तरंग की लंबाई बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों तो ये वाला जो है ना घटेगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी का समीकरण बढ़िया से हम आपको समझाए हैं। सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बूस्टर का नियम क्या है? तो बूस्टर का जो नियम है प्यारे बच्चों, म्यू बराबर tan IP, ठीक है, म्यू बराबर tan IP। इसको अच्छे तरीके से सिद्ध भी करवा चुका हूं प्यारे बच्चों, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए आपको सिद्ध करने आता है, बस यस लिख दीजिए। अगर नहीं आता तो बोलिए, हम आपको वीडियो बना देंगे बूस्टर का नियम सिद्ध करने के लिए tan IP, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? प्यार बच्चों, एक पतले फिल्म के जो रंगीन देखने का कारण है, मतलब ये है कि कोई भी दोस्तों जैसे कि आप लोग पूरी कचौड़ी खाए, हाथ धोने जाइए, देखिए कल पर देखिए, तो वहां पर क्या चाहिए प्यार बच्चों की, जो तेल है ना उसका रंगीन दिखाई दे रहा है। ये तो कपड़ा फेंचते होंगे तो बुलबुला देखेंगे तो रंगीन दिखाई दे रहा है, वो वही होता है पतले फिल्म के रंग का कारण है, मतलब व्यतिकरण इसका कारण होता है। कौन होता है? व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या, अगर नहीं पता तो थोड़ा मेहनत करो, नहीं करोगे तो समझ लो हर चीज में मेहनत करना पड़ता है, हर चीज समझा के पढ़ाया फिगर के साथ, एग्जाम में याद होना चाहिए, इतना आसान भाषा सब करवाया हुआ है। तो याद रखो, पत्ते फिल्म कराने का काम व्यतिकरण होता है, सारा चीज मेहनत से पढ़ते चलो, पढ़ो बस रिवीजन करो और कुछ नहीं करो, ठीक है। हो सकेगा तो प्रैक्टिस करो, मतलब जो तरीका मैं बताया हूँ इससे वैसे करोगे, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो। अगला देखो, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पर बच्चों ध्रुवन को पुष्टि करता है। किसको पुष्टि करता है? प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग होगी वो ध्रुवन को, पोलराइजेशन को दोस्तों पुष्टि करेगा, मतलब ध्रुवन को व्याख्या करेगा, ठीक है। ध्रुवन का मतलब होता है किसी तरह को एक निश्चित दिशा में लाने की घटना, ठीक है। तो याद रखना ध्रुवन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, द्वितीयक तरंगिकाओं का दोस्तों अवधारणा किसने दिया था? देखो द्वितीयक तरंगिका जो है प्यारे बच्चों, इसको देने वाला हमारा हाइगेंस वैज्ञानिक था, ठीक है। और इससे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करें। वो मोस्ट क्वेश्चन पास नंबर में आता है, तो वो सारा चीज करवाया हूँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग बस मेहनत से पढ़ते चलो, ठीक है। तो याद रखो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रकाश के कार्य का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था 1675 में। अगला देख लो, देश स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? देश से जो स्पेक्ट्रम होता है उस सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य दिखेगा तो सबसे अधिक लाल का होता है, और सबसे कम पता है किसका होता है? बैगनी का होता है। यानी दृश्य मतलब विजुअल जो स्पेक्ट्रम होता है उस सबसे ज्यादा अगर देखेगा ना अधिक तरंग दैर्ध्य, तेरा हम तो पीला पर लगे हैं, अरे प्यारे सुन, लाल बोल रहे हैं, गलती से टिक लग जाता है ना, थोड़ा समझा करो, हम बोल रहे हैं सही लेकिन गलत लग जा रहा है, ठीक, तो थोड़ा समझा करो, कॉमन सेंस है ना, वही बोल रहे हैं, बोले लाल तो लग गया पीला, तो क्या दिक्कत है? ध्यान रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है? किससे ये प्रमाणित हुआ कि प्रकाश की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्यारे बच्चों पता चला ध्रुवन से, ठीक है। लेकिन ध्रुवन पुष्टि ही करता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और प्यारे बच्चों प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो बताओ ध्वनि कैसा तरंग है? अगर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि अनुदैर्घ्य होगा कि अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, अनुदैर्घ्य होगा, ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ। बताओ पहले अनुदैर्घ्य होगा ध्वनि तरंग की अनुप्रस्थ, ये दोनों में से बताओ कौन ऑप्शन होगा, ठीक है, एकदम फटाफट एक ऑप्शन दो ऑप्शन बताओ कमेंट बॉक्स में नीचे, मैं देखूंगा कौन सही मार्क पाइज है, ठीक है। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। और प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, और जितना भी नोट्स होगा प्यारे बच्चों सारा चीज मिलते रहेगा, बस मेहनत से आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, जो करवाता हूँ करते हुए चलना है, रिविजन करना है और थोड़ा मोटिवेट करूंगा उस वीडियो को देखना है बस। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस घटना दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का समर्थन करती है? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, मतलब बंडल के रूप में निकलता है, जो हम लोग पैर बच्चों हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमें गर्मी महसूस होती है, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, ये जो इसे निकल रहा था प्रकाश जो पैर बच्चों बंडल के रूप में निकल रहा है, या तो सूरज में जो गर्मी लगता है वो बंडल हमारे सिर पर लगातार पड़ता है जिसके कारण गर्मी का एहसास होता है। तो याद रखना किसका समर्थन करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहले जो व्याख्या इसी के माध्यम से होती है, प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के माध्यम से, ठीक है। मैक्स प्लांक ने इस नियम को दिया था। राइट आंसर डी नंबर, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना है तो याद रखना ऑप्टिक्स से 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव अकेले रहेगा। और जो पढ़ा रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी वीडियो में बोल रहा हूँ कि एकदम पूरा का पूरा आप लोगों को ऑप्टिक्स में जितना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, मान लो 17 ऑब्जेक्ट रहेगा तो गारंटी है प्यारे बच्चों के 14 प्लस ऑब्जेक्टिव वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पेज देता है तो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल 100% नहीं लगेगा, फार्मूला याद रहना चाहिए। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर देखो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि रचनात्मक व्यक्तिकरण में किसी बिंदु पर मिलने वाले दोस्तों दो यहाँ पर मिलने वाले दो किरणों का जो
कलांतर जो होता है प्यारे बच्चों वो 2n पाई होता है। कितना होता है मतलब प्यारे बच्चों पहले बात तो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है। मतलब इसको कहा जाता है 2n पाई होता है। किसका होता है 2n पाई होता है। यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर जो कलांतर होता है वो 2n पाई होता है। तो इसमें 0 भी तो है, तो देखो कौन ऑप्शन जो आपको सम में दिख रहा है 2n पाई सम गुणज कौन दिख रहा है, तो सम गुणज आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको शून्य मिलेगा और शून्य भी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना, रट्टा कभी नहीं मारना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखो, किसी बिंदुवत सूर्य से तरंगाग्र क्या कहलाता है। तो किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर तरंगाग्र को हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लोग देख गए तो इसके देखिए परिमित दूरी पर इससे बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों गोलाकार तरंगाग्र। क्या बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। अगर एक बारीक रेखा के क्षेत्र के समान पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो वो बेलनाकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेलनाकार नहीं आपको गोलाकार लगाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विनाशी व्यक्ति करने के लिए पथांतर क्या होता है। तो विनाशी का मतलब होता है जो उसको विषम, और रचनात्मक संपोषी का मतलब होता है सम। तो विषम देखो कहां पर दिख रहा है 2n प्लस 1 क्या चीज होता है विषम ना होता है, इसके लेमडा बाय 2 का क्या चीज होता है विषम गुणज होता है। तो वही कहा जाए विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है तो लैम्डा बाय 2 का विषम गुणज होता है। ये सारा चीज मैं आप लोग को लिखवा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा, दिक्कत है नहीं। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रकाश के किसी तीखो कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। देखो ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रकाश को किसी तीखो कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश को किसी तीखो कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखेगा और कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बार बार रिवीजन जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो भुला जाएंगे जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए रिवीजन करते चलो। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कला संबंध सही है, बताओ किसके लिए कला संबंध सही है प्यारे बच्चों। मैं आपको याद दिला दो, आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 100% फिक्स क्वेश्चन, एकदम पहले ही बोल दे रहा हूँ, एकदम 100% भी क्वेश्चन। अगर टॉप 10 क्वेश्चन देखा जाए तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। कलांतर बराबर देखो क्या फॉर्मूला होता है, ये को याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा। कलांतर बराबर आप लोगों को हमेशा याद रखना है 2 पाई बट्टा में लेमडा इंटू में पथांतर। क्या होता है पथांतर, बस ये याद रखोगे काम क्लियर हो गया। बस ये देखो कहां पर मिल रहा है कला, कला 2 पाई बराबर पथांतर, देखो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। और सुन पथांतर पूछ जाता क्या करोगे, अरे प्यारे स्टूडेंट हमको रहते हो तुमको दिक्कत नहीं होगा, बस याद रखो पथांतर में ये वाला चीज उल्टा हो जाएगा इधर आके, तो लेमडा बाय 2 पाई इंटू में कलांतर ये हो जाएगा, बस ये अंतर है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखोगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये बात याद रखो। और एकदम फिक्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला देख प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि कलांतर तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए आकृति कैसी होनी चाहिए। देखो गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए और वो स्रोत बिंदु के रूप में होगा तभी ना प्रकाश किरणों को प्यारे बच्चों गोलाकार होगा। तो कुछ ना कुछ बिंदु स्रोत होना चाहिए। तो सही जवाब ए नंबर प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति कैसी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बेलनाकार आकृति को उत्पन्न करने के लिए रेखीय स्रोत होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन लगाइए। और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या पैसा लगता है ना, तो थोड़ा समझा करो, बात को समझो, यहाँ पर आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। तो बेलनाकार तरंगा को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की कैसे होना चाहिए, रेखीय स्रोत होना चाहिए इसके लिए बेलनाकार के लिए। देखो इतना आसान भाषा में करवाते हो, बस मेहनत से पढ़ लो, कुछ नहीं, बस साल भर दे दो और कुछ नहीं चाहिए, बस साल भर मेहनत कर दो। अगला कहते हैं प्यारे बच्चों रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर क्या होता है। तो देखो कलांतर पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, और ध्यान दीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा रचनात्मक व्यक्तीकरण पूछा जा रहा है। कलांतर क्या चीज होता है, तो 2n पाई हो जाएगा। कलांतर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2n पाई। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों विनाशी पूछा तो विषम हम लोग बोलते। देखो कलांतर का मतलब संपोषी आप लोग जानते हैं ना, कलांतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों सॉरी रचनात्मक का मतलब संपोषी व्यक्तीकरण जानते हैं ना, विनाशी का मतलब विषम, मतलब कि
वो अलग है, विषम वहां पर देखेगा। तो रचनात्मक व्यतिकरण है तो यहाँ पर ध्यान रखना दो हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। मतलब ये है 2 4 6 आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि निकालेंगे इसको तो हो जाएगा पता है कितना, 4 पाई 5 पाई ऐसे निकलते जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद कर लो, रट लो। मैं तो समझा के बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग रटना चाहो रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परिभाषा आपको जो है प्यार बच्चों रटना नहीं चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव एक दो को रचने का मौका मिले रट सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी 2 नंबर वाला नहीं रटना है। देखिए नहीं 5 नंबर है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है? देखो विवर्तन फ्रिंजों की जो तीव्रता में प्यार बच्चों देखिएगा तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। यही ना होगा प्यार बच्चों, विवर्तन जो फ्रिंज होगा बताइए यहाँ पर 29 नंबर। प्यार बच्चों आपको याद है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। मैंने अंतर में भी लिखवाया कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई जो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के बराबर नहीं होता है। और आपको लग रहा है फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं करवाता, ठीक है। एकदम गारंटेड क्वेश्चन सारा मैं लेकर आता हूँ, तो याद रखना। अगला जो बच्चों व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो देखो व्यतिकरण किस लिए होता है पता है? कला में अंतर होता है ना, तब ये व्यतिकरण होता है। कला में अंतर के कारण होता है। अच्छा, कला में अंतर के कारण होता है भैया? हाँ, तो कला में अंतर के कारण, कलांतर के कारण ये विभांतर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यार बच्चों ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना प्यार बच्चों निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? निकोल प्रिज्म। ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना निकोल प्रिज्म। दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होता है यदि उनके बीच का कलांतर होता है। देखो दो दो स्रोत कला संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या हो? नियत हो। देखो जो ध्यान से समझो, एकदम मोस्ट हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्यारे बच्चों, जितना करवा रहा हूं रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स लिख के देता हूं, ठीक है। जितना करवाना रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस न्यूमेरिकल बाहर से रहेगा बस। तो देखो दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है? नियत होता है। दो प्रकाश स्रोत होता है कला संबंध, कला संबंध का मतलब प्यार बच्चों कला में अंतर नहीं, मतलब कलांतर नहीं बदलेगा, नियत रहेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है। एकदम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मेहनत कर लो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ये नहीं कि हम आपको दिन भर कह रहे हैं कि एकदम रटते रहो। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश के तरंगे कैसे होते हैं? देखो हाइगेंस बड़ा गलती करता है, क्या करता है ना, शुरू में कहता है ना हाइगेंस की ये जो तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ होता है। शुरू शुरू में इसको मान लेता है अनुदैर्ध्य, सॉरी अनुदैर्ध्य मान लेता है, तो फिर बाद में इसको यांत्रिक एडिट करता है, मतलब कि सुधार फिर करता है, फिर यांत्रिक बताता है, ठीक है। तो ये हाइगेंस के अनुसार जो तरंगे पर बच्चों यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होता है। यार बच्चों देखो जब वैज्ञानिक से मिस्टेक हो सकता है तो हम लोग से क्यों नहीं मिस्टेक हो सकता है, गलती इंसानों से ही होता है। अगला देखो प्रकाश के कनिका सिद्धांत। देखो प्रकाश के कनिका सिद्धांत 1675 में न्यूटन वाला भैया थे, कहा भैया, ठीक है। ये बोला था कुछ न्यूटन कि प्रकाश कण के रूप में आता है, ठीक है भैया। आइगेंस बोला कि तरंग के रूप में आता है, उससे भी ठीक है। लेकिन बेस में आ गया मैक्स प्लांक जो कहता है कि कण के जैसा चलता है लेकिन बंडल के रूप में चलता है, ठीक है। तो समझो एकदम कहने के जैसा ही मतलब व्यवहार के बंडल का मतलब होता है इस प्रकार से प्रकाश की किरणें हमारे कहीं पर भी आता है जहां पर प्रकाश हो या सूर्य की किरण हो। तो बताओ प्रकाश की कणिका सिद्धांत देने वाला न्यूटन था और हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। अगला देखो प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, मतलब किस प्रकार के कंपनियों से बनता है। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात किया जाए तो जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बनता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, और ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये लगा दो, लेकिन ईथर कण मिलेगा। ये अपने तरफ से मैंने ऑप्शन को डाला है, ठीक है। क्वेश्चन तैयार करता हूँ, बुक वगैरह पढ़ता हूँ तो ये अपने तरफ से डाला, लेकिन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन बोर्ड में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ यही वाला ऑप्शन। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, कंपनियों से बनता है, तो याद रखना ईथर कण, ठीक है। ईथर कण से बनता, वैज्ञानिकों ने देखा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना ईथर कण, ऑप्शन ए। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में परिणाम, देखो प्रकाश के तरंग सिद्धांत गति के अनुसार प्रकाश का दोस्तों जो बार निर्णायक होता है, मतलब रैंक को निर्धारित करने वाला मृत्यु होता है। क्यों? तरंगधार्य नहीं हो सकता, वेग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बताएं कारण क्यों? क्योंकि वो सब प्यार बच्चों एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते ही बदल जाता है, लेकिन एक आवृत्तीय बेचारा है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी। देखो फोटोन की ऊर्जा, देखो थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का आ गया, फिर कोई दिक्कत है, प्लांक का क्वांटम
ठीक है। तो वहां पर पहले जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताए थे प्रकाश की फोटोन ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। क्या चीज होता है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो ये फोटोन की ऊर्जा होती है। मैंने ये भी बताया था कि दोस्तों जो एच का मान है प्लांक नियतांक 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये फोटोन की ऊर्जा ये होता है। छोड़ो वो मॉडर्न में पढ़ना। अगला था द्वितीय तरंग का अवधारणा किसने दी थी। देखो द्वितीय तरंग के दोस्तों जो अवधारणा देने वाला वैज्ञानिक था पहले बच्चों वो कौन था। देखो द्वितीय तरंग का कभी दोस्तों हाइगेंस नहीं दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से करते चलो मेरे लाल। अगला देख क्वेश्चन देख, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, किस बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र को बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, प्यार बच्चों एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में अच्छा सर है कमेंट कीजिए। तो एक बार प्यार बच्चों कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, जितना करवा रहे उतना समझ में आ रहा है, याद भी हो रहा है। अगला बताओ, देखो ये देखो न्यूटन भी गलती किया था। अरे यार आप लोग को लगता है इंसान है मतलब कि हम लोग से गलत थे, सबसे गलत। देखो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। न्यूटन बोलता था ना कि प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा पता है किसमें, पानी में है, जो कि गलत है। निर्वात में ना प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा दिखा है। तो आप लोग को मैंने बताया होगा सब में प्रकाश की चाल लिखवा दिया, हवा निर्वात सब कुछ में। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार था ना कि वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। यानी वो कहता था ना कि वायु जो है ना उससे ज्यादा प्रकाश की चाल पानी में है। तो ये उनका गलत फैसला था। ठीक है, न्यूटन के अनुसार। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है न्यूटन के अनुसार। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, वायु की अपेक्षा जल में नहीं होता। सबसे ज्यादा जो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। वायु पे हाँ ये बोला था न्यूटन भैया। ठीक है, गलत बता दिया था, फिर भी इनका सिद्धांत है। देखो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के किसके व्याख्या नहीं करता है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश के तरंग सिद्धांत है उसके दोस्तों कौन किसकी व्याख्या नहीं होता है। तो मैंने शुरू में ना बताया था प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के गति सिद्धांत के अनुसार किसकी व्याख्या नहीं हो सकता। तरंग मान लेंगे तो किसको व्याख्या नहीं होगा, व्याख्या नहीं। तो प्यारे बच्चों विद्युत उत्सर्जन में इसमें प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कण मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो 41 नंबर क्वेश्चन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से याद रखो। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्यों नहीं व्याख्या हो सकता है प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें प्रकाश को कान नहीं मानिएगा ना जब तक नहीं होगा। क्योंकि प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन में पांडुलों के रूप में प्रकाश की जो किरणें आती है वो टकरा करके धातु से बाहर निकलती है, इसीलिए। अगला देख लीजिए, देखो थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तब मजा आता है पढ़ने में, थोड़ा मेहनत कर लिया करो। यदि प्रकाश स्रोत ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, बारक रेखा के क्षेत्र के समान हो, तो मैंने बोला था ऐसे को हम लोग बोलते हैं पैरों से बेलनाकार संदर्भित। किसके रेखा, बारक रेखा का समान हो तो बेलनाकार संदर्भित, सॉरी संदर्भित मैं बोल रहा हूँ बार बार ना, ये होता है। ठीक है, इसमें एक होल के समान होता है इसके अंदर से जाने वाला, तो यही होता है। ठीक है, कि बारक रेखा में। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के देखो ये कैसे बोल रहा है कि प्रकाश स्वयं का अनुदैर्ध्य तरंग मानने पर कौन सी व्याख्या नहीं हो पाती है। अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोग प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लेते हो ना तो ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाता है। ध्रुवन का पुष्टि करता प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग होने के लिए। क्या चीज करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे, इतना तो जानवे करते होंगे प्रकाश अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, इन्हें तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि अनुदैर्ध्य जो तरंग जो है प्यारे बच्चों ये सब पुष्टि होता है लेकिन ध्रुवन का नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर नहीं की बात किया जा रहा है, इसलिए ध्रुवन होगा। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन नहीं बदलता है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन नहीं बदलता, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कौन नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक न्यूटन कब दिया था, हमको क्या पता, हम देखे गए थे। ऐसा कहने वाला कुछ होते हैं, ये देखिए 1675 में बुक में दिल्ली है। अगर देख लीजिए, प्रकाश के किरण हमेशा कैसी होती है, देखो प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। प्यारे बच्चों कैसे होती है, लंबवत होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है, ये लंबवत होती है, ये लंबवत होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र क्या था, प्रकाशित तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं जिसे प्रकाशित तरंगाग्र कहते हैं। एकदम मुझबाने याद होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे और रिविजन करेंगे। अगला देखिए, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग जो है मेरे प्यारे बच्चों
वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। अरे कमेंट करते चलिए, मैं बोलूंगा कि कमेंट कर दो तो कमेंट करने में पैसा थोड़ी लगता है। अनुदैर्घ्य होगा प्रकाश, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ देखो अभी थोड़ा देर पहले बता, हम कैसे गलती कर सकते हैं हमको खुद न पता है, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार जो है प्रकाश रंग जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कैसे होते हैं पता है आप लोग को। पहले उन्होंने प्यारे बच्चों अनुदैर्घ्य मान लिया था, अनुदैर्घ्य ना हमारे फिर बाद में यांत्रिक किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखना, हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश रंग होते हैं वो अनुदैर्घ्य होती है। हाइगेंस के अनुसार, ऐसे यांग और भी वैज्ञानिक जो अनुप्रस्थ बताता है, लेकिन हाइगेंस के अनुसार आपको बोलना है। यांग तो बोला अनुप्रस्थ है प्यार बच्चों, यांग बोला अनुप्रस्थ है, लेकिन हाइगेंस क्या बोला अनुदैर्घ्य है। थोड़ा ध्यान रखना, देखो हमसे भी गलती हो गया था, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पर लिखा है फ्रेनल तथा यांग के अनुसार प्रकाश, हाँ इसका अनुप्रस्थ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बोलता है कौन, कोचिता भी वो बोलता है गैस की प्रकाश जो होता है अनुदैर्घ्य होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर फ्रेनल बोलता है और यांग दोनों मिलकर बोलता है ना कि प्रकाश अनुप्रस्थ रंग होता है, और ये बिल्कुल सही बोलता है, ठीक है। अगला बोलिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के द्वितीयक तरंगों के प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रकाश के द्वितीयक तरंगों का प्रतिपादन भैया कौन किया था? हाइगेंस ने किया था, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश के कणों को किस प्रकार के कणों से बनता है भैया? तो इथर कण, अभी हम आपको बताए थे प्रकाश किस प्रकार के कणों से बनता है, इथर कण। समान कला के स्थिति में रहने वाले इथर कणों को मिलाने वाले काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं? प्यार बच्चों समान कला के स्थिति में रहने वाले इथर कणों को मिलाने वाले काल्पनिक सतह को इथर कहते हैं, किताबी भाषा का परिभाषा है, ठीक है। अगला देखिए, एक पतले फिल्म के रंग के कारण दोस्तों व्यक्तिगत बताइए कि कोई भी चीज का रंगीन दिखना, जैसे आप लोग देखिए साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, तेल का रंगीन दिखना पानी में, यही सब कारण है व्यक्तिकरण का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ध्यान दो, रटोगे तो नहीं याद रहेगा, ठीक है। यांग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो भैया यांग ने प्रयोग करके नहीं निकाला था फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, क्या था? बी बराबर कैपिटल डी बटा में स्मॉल, ये होता है, ठीक है, ना फॉर्मूला होता है। बोल कर रहा है कि यांग के प्रयोग में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये लिम्डा दुगने कर दिया जाए, मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर दुगने कर दिया जाए, किसको? लिम्डा को दुगने कर दिया। अच्छा लिम्डा दुगने कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दुगना कर देंगे प्यार बच्चों, तो बताओ फ्रेंच की चौड़ाई क्या हो जाएगा? इस समानुपाती नहीं होता, 20 समानुपाती क्या चीज होता है? लिम्डा होता है, पता ना, ऊपर ऊपर रहता है तो समानुपाती होता है, मतलब 20 समानुपाती लिम्डा के, मतलब इसको दुगना किए तो ये भी दुगुना हो गया, यानी दोनों दुगुना हो गया मेरे प्यार बच्चों, यानी कि पता चलेगा कि फ्रेंच की चौड़ाई भी दुगनी हो गई। क्यों दुगनी होगा भैया? क्योंकि जो यह मैंने लिखवाया फ्रेंच की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो मैंने उसमें लिखवाया है कि प्रकाश का जो 200 मतलब फ्रेंच की चौड़ाई जो है रंगधारी के समानुपाती होता है, इसीलिए दुगना ये भी हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट पकड़िए, रट्टा मत मारिए। देखो तीक्ष्ण ने सीधे कोण से सीधे कोण से प्राप्त विवर्तन जो होता है समान चौड़ाई के नहीं होती है, ठीक है। लगाओ बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ए नंबर, ठीक है। लगाओ प्यार बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन एकदम भौकाल मचा दीजिए, तो मैं मान लूंगा हाँ भौकाल मचा दिए, ठीक है। देखो एकदम थोड़ी देर पहले इसने क्वेश्चन करवाए थे कि तीक्ष्ण कोण से प्राप्त विवर्तन जो होती है, विवर्तन पता नहीं तीक्ष्ण कोण से तीखा कोण से मुड़ता है, तो वो प्यार बच्चों विवर्तन जो होता है समान चौड़ाई के नहीं होता, अलग अलग चौड़ाई का होता है, क्योंकि प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन न कहते हैं, इस कारण उसकी चौड़ाई जो होती है समान नहीं होती है, ठीक है, अलग अलग चौड़ाई का होता है। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, ये याद कर लो, ठीक है। अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई प्रकाशिक पथ के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो, ये सब देखो आप लोग लगे हैं, ये कौन से क्वेश्चन फालतू के डाल दिए हैं। आइए फिर मारते पीटते थे, फिर पता चला कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, याद रखना। यांग के द्विसुलट प्रयोग में समपोषी भेद के उत्पन्न करने के लिए बीज का कलांतर नहीं होता है। बताओ कैसा नहीं होता है प्यार बच्चों? तो बताओ, आपको पता है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए होता है? सम गुणज होना चाहिए, तो सम गुणज देख लो यहाँ पर, मतलब लैम्डा बाय 2 का सम गुणज, देखो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा जी? देखो 2n प्लस 1 जो है प्यार बच्चों ये है, तो लेमडा बाई 2 का सम ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मतलब नहीं है कि बात किया जाएगा, देखो नहीं है, तो समपोषी व्यतिकरण करने के लिए कलांतर नहीं है, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए नहीं है मेरे प्यार बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप लोग लगा रहे हैं 62 नंबर में?
देखो, इसके लिए प्यारे बच्चों एन लैम्डा होना चाहिए, लेकिन नहीं की बात करेगा ना तो याद रखना B12 प्लस 1 इसीलिए होगा क्योंकि विषम के लिए, किसके लिए भैया, विषम समपोषी के लिए ना, पता है हाँ भैया, ऐसे तैयारी कैसे करते हो, विषम समपोषी के लिए मैंने बोला 12 प्लस 1 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो नहीं है तो विषम वाला कहाँ से हो जाएगा, ऐसा ही ना पता चल रहा है सर, बताओ विषम यहाँ पर मान लेते हैं विषम है, लेकिन लेमडा बाई 2 तो ना यहाँ पर है, यहाँ पर लेमडा बाई 2 तो ना है, तो ये विनाशी के लिए ना होता है 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, और ये वाला तो सही है, ये इन लैम्डा ना, सही है इन लैम्डा समपोषी व्यतिकरण के लिए, लेकिन विषम के लिए नहीं पूछा जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर समपोषी के लिए ना, तो नहीं है तो ये वाला, ठीक है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा हाँ, थोड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। विनाशी व्यतिकरण का प्रादांतर होना चाहिए 12 प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि विषम गुणज होना चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ जी, एकदम इजीली क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, सब लिखवाया हुआ है नोट्स में। साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश, देखो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चौथी बार एक क्वेश्चन आया है कि दिखाई देने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है। साबुन का बुलबुला मतलब पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण, मतलब साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण, तेल की बूंद रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक से मूर्ति है भैया, तो इसको हम लोग ना जानते था, विवर्तन करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको क्या बताऊं मैं। एक स्वस्थ आग की 200 विभव सीमा 1 मिनट होती है, 1 मिनट को हम लोग 1 डैश भी लिख सकते हैं, आप लोग शायद 11th क्लास में पढ़े होंगे, मैथ में नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10वां क्लास में एडवांस मैथ में भी था। अगला देखो तरंग बताओ, ये वाला अभी हम आपको बताए थे भाई, क्या बताए थे ना, पता है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब कि ठीक से नहीं दिया है, मैं आपको लिख देता हूँ। कलांतर, ठीक है। कलांतर बराबर क्या होता है पता है आप लोग को, 2 पाई में लेमडा गुना कलांतर होता है, कैसे होता है कलांतर, देख रहे आप लोग को, पदांतर सॉरी पथांतर, पथांतर, पाथ शॉर्टकट में लिख दो पथ, ठीक है, समझ आया। अगर पथांतर पूछेगा प्यार बच्चों तो आपको याद रखना लेमडा बाई 2 पाई गुना कलांतर, ठीक है, ये होगा। तो देखो कौन ऑप्शन है ये, लेमडा बाई 2 पता है क्या चीज है, ये प्यार बच्चों आपका लेमडा बाई 2 गुना, अच्छा ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, ऐसे ये वाला सही लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक है। फिर भी सही है, लेकिन देखो कलांतर पथांतर एक में दिल है, तो ये वाला इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ का माइंड है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये देखो चौड़ीकरण ज्यादा हो गया क्वेश्चन का ना, चौड़ीकरण ज्यादा है। अगला देखोगे यांग के द्विसलेट प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई, अच्छा यांग के प्रयोग का फॉर्मूला नहीं पता भैया, अरे बताइए ना आप, ये लो लिख दिया, ये फार्मूला का यूज करना है इसमें। यहाँ के दो स्लेट प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्रों के बीच की दोगुनी कर दी जाए, मतलब प्यार बच्चों की चौड़ाई पर्दे से छिद्रों की, यानी कि पर्दे दोगुनी कर जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होगी, मतलब मेरे प्यार बच्चों के यहाँ के फ्रेंच की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्रों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो प्यार बच्चों दोगुनी कर दी जाए तो मतलब वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी बढ़ जाएगी। यहाँ के प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे, क्वेश्चन देखो तो ठीक से लिखल है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखे दीजिए मिलान दीजिए। भी हाँ ये है, दोनों के लिए अच्छा, क्वेश्चन तो साफ 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 मिल रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। यांग के प्रयोग में छिद्रों के चौड़ाई तथा पर्दे के दुगना, अच्छा फिर क्वेश्चन है, परियांग के प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई हमारा क्या चाहिए प्यार बच्चों, छिद्रों की चौड़ाई जो होता है कैपिटल डी होता है, ठीक है, इसको दुगना कर दिया तथा पर्दे के बीच की जो स्मॉल डी होता है इसको भी दुगना कर दी जाए, तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होगा, अरे भाई फ्रेंच की चौड़ाई पर कौन सी फर्क पड़ेगा, दुगना कर देंगे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा, काटेंगे तो काट भी जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, आप बात इतना रहेगा, क्योंकि देखो छिद्रों की चौड़ाई कैपिटल डी, और पर्दे से बीच सॉरी पर्दे के बीच छिद्रों की चौड़ाई ये वाला, मतलब दोनों को दुगना काट देता, काटेगा तो वही चीज आएगा, मतलब आप वार्षित रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक क्वेश्चन था। दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच व्यतिक्रम फेज की चौड़ाई क्या होगी, तो दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिक्रम की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो प्यार बच्चों आप लोग को पता है कि फार्मूला होता है फे बराबर कैपिटल डे बटा स्मॉल डी, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों दो कला सूर्यमंद प्रकाश के व्यतिकरण फ्रेंच की चौड़ाई होती है। तो फ्रेंच की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के कैसा समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, पता है ना। तो देखो फ्रेंच की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है ना, बराबर में होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान था। अगला देखो, तरंगदैर्घ्य लेमडा के दो एक बारने प्रकाश एक मध्य संपोषी के लिए पथांतर होना चाहिए। तब यहाँ पर पथांतर के लिए फार्मूला कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर प्यार बच्चों देखिएगा क्वेश्चन को। तो लैम्डा कि दो एक बन प्रकाश संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी के लिए पता है आप लोगों को क्या चीज होता है, ये क्या होता है संपोषीकरण के लिए एन लैम्डा होता है, पता है ना आप लोग को। और मतलब संपोषी का मतलब रचनात्मक, इसके लिए एन लैम्डा होता है। कोई दिक्कत है नहीं भैया। तो आज अगले क्वेश्चन में, यांग के द्वे छेद रेखा में प्लेटों का अंतराल आधा काट दिया जाए। अच्छा एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यांग के द्विक रेखा छेद प्रयोग में स्लेटों के बीच अंतराल मतलब स्मॉल डी ना होता है, स्लेटों के बीच की दूरी पता है ना, स्मॉल डी होता है, पर जो मैंने करवाया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, ध्यान दो। ना कोई सम क्वेश्चन आएगा इसीलिए हम सोल्यूशन करते छोड़ देते, हमको पता है क्या आएगा इसलिए कर रहे हैं। देखो ये वाला छेद बिना का एकदम सेम टू सेम पूछेगा, यांग के द्विछेद के प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। स्लेटों के बीच की दूरी आपको याद है फ्रेंच की चौड़ाई प्राप्त करते हैं, ये वाला होता है। ये स्लेट होता है ऊपर में S1 S2 होता है ना, इस प्रकार से। तो वही होता है, पर बच्चों इसकी दूरी आधे कर देता, आधे कर दिया, ठीक है। स्मॉल डी वही ना होता है, आधे एवं प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया, मतलब प्लेटों के बीच की जो डी होता है ना मेरे पास, इसको दुगने कर दी जाए, दुगने मैंने कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होगी। तो प्यार बच्चों फ्रेंच की चौड़ाई जानने से पहले सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो बेटा बराबर क्या हो जाएगा, दो दूने चार, डी इंटू ए हो जाएगा। तो मेरे प्यार बच्चों चार गुनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। देखो एक एक चीज का मैंने सॉल्यूशन किया आपके सामने, ठीक है। समझ लो मैंने कैसे किया, ठीक है। चार गुनी हो जाएगी। अगर फ्रेंच की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करने नहीं आता है तो आप लोगों से नहीं बनेगा, ठीक है। देखो प्यार बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या चीज होता है, ये होता है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी पता है क्या चीज होता है, ये वाला होता है। इसको दुगने कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि बराबर ना है इसीलिए। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की बढ़ा दी जाए जब प्रकाश और ध्यान दो क्वेश्चन को, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दे तो फ्रेंच की चौड़ाई बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है क्या चीज, फ्रेंच की चौड़ाई जो होता है पर्दे के देखो जब प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं, दो क्वेश्चन, जब प्रकाश स्रोत कला समय होता है, आई बता तो इसका निश्चित कलांतर होता है, पहले बता दे, ठीक है। चलो 77 नंबर क्वेश्चन पर, देखो लेमडा बाई 2 का प्यार बच्चों विनाशी व्यतिकरण के लिए विषम गुणज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही बताए तो इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। यांग के दूसरी तो मध्यवर्ती प्रतिदीप्त होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है कैसा होता है, तो लैम्डा बाई 2 का सम गुणज होता है, कैसा होता है,
पूर्ण गुणज लगा दीजिए। संपोषी व्यक्ति में पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 80 में देखिए, एन लैम्डा होता ना, एन लैम्डा का मतलब कि पूर्ण गुणज, एन का मतलब पूर्ण संख्या है, जी 1 से लेकर अनंत तक। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए क्या होना चाहिए? सम गुणज होना चाहिए, ठीक है। सब लिखवाया हुआ चीज है, ठीक है। दो कला सामंजस्य में कलाएं समान होती है, सी हो जाएगा, ठीक है।